अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद इकबाल भाभा। वेलकम अगेन टू द लेक्चर। आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजिकल एरिया को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे सेक्टर वाइज, और इसको देखने की कोशिश करेंगे। आपका टाइम कीमती है तो इस वजह से जो है वो मैं इसको क्विकली आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी के एक तो थोड़े बहुत बेसिक प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे टेक्नोलॉजी की। देखिए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो आपको की टर्म्स पता होनी चाहिए आपके चैप्टर नंबर 5 में से, वो है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की मीनिंग कि सर ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं जो कि तमाम टेक्नोलॉजी जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हो वो उसको बिल्कुल खत्म कर दे। यानी कि जिस तरीके से एक इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है वो उस ऑपरेशन को साइड पर रखकर अपना वे जो है वो लेकर आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले हम लोग लेटर्स भेजते थे, लेटर्स को खत्म किया ईमेल ने। तो ईमेल को हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब लेटर अब बिल्कुल एक्सटेंट हो गया है। इसी तरीके से ईमेल को खत्म करने वाला जो है वो, अगर मैं ऑफिशियल को हटा दूं तो अनऑफिशियल ईमेल्स को खत्म करने वाला व्हाट्सएप ने ईमेल की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप इज अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी देन ईमेल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि ईमेल में अगर आप ऑफिशियल को साइड पर रख दें, कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर एक फीचर ये होता है कि वो तमाम एग्जिस्टिंग हैबिट्स को रिप्लेस कर देती है और इंडस्ट्री के अंदर एक नई चीज सामने लेकर आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि जब एप्पल ने आईफोन के अंदर टच निकाला तो कीपैड का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, और हाल ही दिनों में हमें पता चला कि ब्लैकबेरी जो कि जिसका टच भी था और जिसका जो है वो कीपैड भी था, उसने उसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि एप्पल ये कहता था कि मुझे कीपैड इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कीपैड मुझे जरूरत है तो भी सामने है, नहीं जरूरत तो भी सामने है, तो वो बिला वजह एक फोन का स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए मैं पूरा मोबाइल ही टच में निकालूंगा। आप देखिए एप्पल के फोन्स के अंदर आपको बहुत, मतलब जब से आईफोन 1 आया तब से लेकर अब तक आपको कीपैड, अलग से कीपैड नजर नहीं आएगा, ऑल्दो स्क्रीन के अंदर टच की फॉर्म में आपको नजर आता है। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज आए जिसमें आपको जो है वो उसने सारी हैबिट्स, तमाम कंज्यूमर की अटेंशन और जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसको हिला के रख दिया, पूरी इंडस्ट्री को शेप करके रख दिया। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोकल आपको नीली पीली टैक्सियां नजर आती थी। करीम एक ऐसी राइड हेलिंग कंपनी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऐप के जरिए एक ऐसी कंपनी आई जिसने आपकी जो द वे यू बुक योर राइड विद अ टैक्सी बाय कॉलिंग अ टैक्सी सब खत्म कर दिया। उसने कहा ऐप के जरिए करो, कस्टमाइज डिलीवरी लो, आपके घर पर आ जाएगा और कहानी खत्म। इसी तरीके से फूड पांडा ने पूरी लॉजिस्टिक कंपनी का जो है वो आप समझ सफाया करके रख दिया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को एक्सटिंक्ट कर दे और आपको पूरा पूरे तरीके से जो है ना उसने जितनी भी हैबिट्स क्रिएट की हुई होती है वो सबको रिमूव कर दे, उसको डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा पता है क्या प्रॉब्लम है? टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिस टेक्नोलॉजी ने दूसरी टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब किया, उस टेक्नोलॉजी के लिए भी, उस टेक्नोलॉजी की भी डिस्ट्रप्टिव या डिस्ट्रप्शन जो है वो या तो प्रोसेस में है या आ चुकी होगी या आने वाली होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्नोलॉजी हूं और मुझे किसी टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस किया, तो जिसने मुझे रिप्लेस किया वो भी रिप्लेस हो जाएगी आइंदा वक्त के अंदर। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस फ्रॉम डे वन होती है। चाहे वो इंट्रोडक्शन के फेज में हो, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल से कंपेयर कर रहा हूँ, चाहे वो ग्रोथ के फेज में हो, चाहे वो मेच्योरिटी के फेज में हो, वो पहले दिन से ही मेच्योर होती है। और जो कंपनी टेक्नोलॉजी को लेकर कामयाब होती है वो पहले दिन से, अगर उसको मेच्योर प्रोडक्ट या पहले दिन से अगर अपना डिक्लाइन नहीं देखेगी तो वो इनोवेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तो आपने दिमाग में रखनी है कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है और किस तरीके से जो है वो हम काम कर रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अगर हम देखें ना तो कम्युनिकेशन से लेकर आपके फाइनेंसिस से लेकर, एक्सक्यूज मी, आपकी बिजनेस से लेकर, और अब तो जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसा फॉर्म ले चुका है जो कि बड़ा खतरनाक फॉर्म है जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर जगह है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। और ब्लॉकचेन, और यानी कि ब्लॉकचेन एक्चुअली, ये भी समझ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन क्या है। आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है, देखिए लिथियम हो गया या बिटकॉइन हो गया या आपके जो है वो दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है,
उनमें सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा हिट होने वाली और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन जिस करेंसी की है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो है बिटकॉइन। ठीक है जी। अब बिटकॉइन के बैकअप पे जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। यानी अगर आपको देखना है कि बिटकॉइन वर्क कैसे करती है या क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, तो उसके बैकअप पे जो टेक्नोलॉजी काम करती है उसको मैं ब्लॉकचेन कहता हूँ। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट्स क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी में नंबर वन करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिएगा कि क्या सर ये एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है? 101%। जिस जिस ममालिक में इसको लीगलाइज करा दे दिया गया है, वहां पर ब्लॉक जो जो बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो तहलका मचा देगी। इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपकी, अच्छा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा हिट होने वाला आपको पता है कौन सा सेक्टर है? बैंकिंग सेक्टर। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादा क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं तो इसलिए हम ज्यादा जान नहीं रहे, हालांकि इसके अंदर भी आपको पता है पूरे के पूरे कोर्सेज हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप फोकस पॉइंट को फी देते हैं। आप जब इसको फी देते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा एक प्रोसीजर होता है, हर इंस्टीट्यूशन का एक प्रोसीजर होता है। समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वो क्या प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है कि हमें आपको वेरीफाई करना है, आया आप ही ने पेमेंट करी है कि नहीं करी, आया आप ही के नाम से पेमेंट आई है, आपने ईमेल की है। आप हमें स्लिप शेयर करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वो फेक स्लिप तो नहीं है। जो स्लिप आप हमें दिखा रहे हैं उसका एक्चुअल में अमाउंट गिरा है कि नहीं गिरा। कैश में अगर आप कर रहे हैं, अगर आप चेक में कर रहे हैं, तो मेरी वेरिफिकेशन से पहले तो बैंक वेरीफाई करेगा कि भाईजान तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। एक लंबा एक प्रोसीजर है जिसके जरिए एक वेरिफिकेशन हो रही होती है कि आया सामने वाला बंदा एक्चुअल है या नहीं है। ठीक है। बैंक के क्लियरिंग हाउसेस हैं, और बैंक जो है वो अपने क्लियरिंग हाउसेस के जरिए चेक्स को जो है वो, आपको पता है कि चेक्स की क्लियरिंग इसी तरीके से होती है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, यूं यूं काम करती है। देयर इज नो नीड ऑफ द वेरिफिकेशन, द टेक्नोलॉजी विल इटसेल्फ वेरीफाई whether a particular person is genuine or not. It is a decentralized distributed ledger. देखिए पाकिस्तान के अंदर बैंक्स जो है ना, वो कहने के लिए तो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सब मातहत है सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक के पास हर स्केड्यूल्ड बैंक का ना सिर्फ डाटा, बल्कि उसकी उसकी उस जो जो हेड ऑफिस ने कह दिया ना सबको करना है। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो हमारा, जो हर मुल्क का जो एक जो शेड्यूल बैंक होते हैं ना, वो सेंट्रल बैंक के अंडर में आ रहे होते हैं। सेंट्रल बैंक कहेगा सबने रिपोर्ट करना है, 100% रिस्पॉन्सिबल सबने रिपोर्ट करना है। एक उसने कह दिया कि भाईजान आपकी 5% आप जितना एडवांस करते हैं वो 5% टोटल एडवांस का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उस पर चूक वो नहीं हो सकती। आपने एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो इतना मेंटेन करना है, उतना मेंटेन करना है। आपने हर डिपॉजिट का 10% टू 15% सेंट्रल बैंक को जमा कराना है, आपने करवाना। आप कर नहीं सकते। सेंट्रल बैंक कहता है तुम लोगों ने बिटकॉइन पे काम नहीं करना, आपने नहीं करना, कहानी हो गई खत्म। आप समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ब्लॉकचेन है ना, उसको किसी की मातहत की उसको उसकी जरूरत ही नहीं है। वो एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ब्लॉकचेन का सवाल आपके एग्जाम में कभी भी है ना, आपने ये वर्ड यूज करना है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिसेंट्रलाइज, जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बिटवीन द टू पार्टीज। मैंने आपको आप बिटकॉइन भेजे, वो रिकॉर्ड किया कि उसने कहां से आया, कहां दिया, क्या हुआ। ये ये इसके दरमियान में जो नेटवर्क होता है ना, इसको हम क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क कहते हैं। इसके और भी सारे नाम है, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में इतना है नहीं। यहाँ पे एक बात ये रखिएगा कि इसमें मैनुअल वेरिफिकेशन जो है भाईजान वो खत्म हो जाती है। और इसके अंदर स्टॉक्स, जो फाइनेंशियल हाउसेस हैं या जो जो बैंक्स हैं, उनकी नीड्स खत्म हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ विल एक्ट एज अ कस्टोडियन। यानी कि बैंक्स जो बीच में आके वेरीफाई करते थे, उनका बड़ा मिनिमल रोल जो है वो रह जाता है। और बैंक खुद भी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट कम हो रही है। आप सोचें, जो 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 कॉस्ट है उनकी भी कम हो रही है, तो बैंक अपना फायदा भी दिमाग में रख कर जो है वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बैंक्स की जो जो नीड है, वो ब्लॉकचेन यानी कि क्रिप्टो करेंसी खत्म कर देगी। तो क्रिप्टो करेंसी के बैकअप पे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे आपको कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर। आपको पता है, आप फोन इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी, आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह के गैजेट इस्तेमाल करते हैं, सब टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, उसको जो अब हमारे सामने आएगी, उसको हम जो है वो देखने के लिए जाएंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है और कहाँ कहाँ होती है, और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन क्या चीज होती है। अब सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी वो तो बच्चा लोग इंटरनेट है। मेरे पास जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, जो कि
मैक्सिमम दो कंट्रीज को भी आपस में जोड़ देती है। पाकिस्तान में बैठकर आप यूके के किसी भी बंदे से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबमरीन्स के अंदर इस तरह की केबल्स बिछाई गई हैं जो कि आपस में दो कंट्रीज को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती हैं। उसके बैकअप पे बड़ी जो है वो T1 और T2 की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इंटरनेट एक सबसे बेसिक चीज है जो आपको समझ में आती है, जिसकी जो जो कि एक्रोनियम है इंटरनेशनल नेटवर्किंग का, जो कि आपको आपस में नेटवर्क करने की सलाहियत देता है। सबसे बड़ा जो है वो आप समझ लेना कि नेटवर्क इंटरनेट है, जो कि दो कंट्रीज को भी एक दो दो पीसीस को आपस में हम जोड़ते हैं, इसको हम लैन कहते हैं। थोड़ा और बड़े चलते हैं तो वैन होता है, फिर गैन होता है, लेकिन दो कंट्रीज को आपस में जोड़ दे विया वायर, विया सॉरी वायरलेस, उसको हम जो है वो इंटरनेट कहते हैं। तो सबसे बेसिक तो इंटरनेट ही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो ई बिजनेस और ई कॉमर्स और जो है वो आपके एम कॉमर्स है, ये क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी आपको आपको पता होनी चाहिए बच्चा लोग, वो इंटरनेट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो आपका होना चाहिए ई बिजनेस, जो आपको पता होना चाहिए। अब जरा बात समझने की कोशिश करिएगा कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इन दोनों में फर्क होता है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। एक ई बिजनेस होता है, एक ई कॉमर्स होता है, एक एम कॉमर्स होता है। ठीक है जी, इनमें थोड़ा सा जो है वो फर्क होता है, फर्क को ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास एक और भी होता है जिसको हम क्यू कॉमर्स भी कहते हैं। अच्छा, क्यू कॉमर्स के ऊपर तो मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उसको देख भी सकते हैं, मैं इसको शेयर भी कर लूंगा। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए सामने हो सकती है। सर, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज अगर हम समझ लें तो आप समझ लें कि आप अपने जो कोर्स है उसके हाफ वे को चीजों को समझ लेंगे। इंटरनेट आपको पता है कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग और दो कंट्रीज को आपस में जो चीज जोड़ देती है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ई बिजनेस का क्या मतलब है? देखिए, ई बिजनेस का, अच्छा ई बिजनेस के ऊपर भी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन ई बिजनेस, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स और क्यू कॉमर्स में फर्क समझ लें। ई बिजनेस का मतलब ये है कि भाईजान मेरा पूरा पूरा जो मेरा दारो मदार है ना, अब वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। देखिए, एक आप डॉन के न्यूज़पेपर को, डॉन का न्यूज़पेपर आप देखें, आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल है और आपके पास फिजिकल भी अवेलेबल है, आप उसको ई बिजनेस नहीं कह सकते। ना ही सुपरमार्केट जो है वो फिजिकल भी ऑपरेट कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन भी डिलीवरी दे रहे हैं, आप उसको ई बिजनेस नहीं कह सकते। आप जो है वो इम्तियाज की बात करें, इम्तियाज की एप्लीकेशन भी है और इम्तियाज जो है वो आपको फिजिकल डिलीवरी भी कह रहा है, आप उसको ई बिजनेस नहीं कह सकते। ई बिजनेस हम किसको कहेंगे? दराज को। ई बिजनेस हम किसको कहेंगे? करीम को। ई बिजनेस हम किसको कहेंगे? उबर को। ई बिजनेस हम किसको कहेंगे? फूड पांडा को। ई बिजनेस हम किसको कहेंगे? नेटफ्लिक्स को। ये ई बिजनेस है जिनका रिलायंस फिजिकल के ऊपर ना होने के बराबर है, यानी कि सिर्फ मीटिंग्स हो रही है बस, बाकी उनकी पूरी डिलीवरी जो है ना वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही काम होगा। उनकी उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर टेक्नोलॉजी के जरिए आएगा, ये डिलीवरी भी टेक्नोलॉजी के जरिए करेंगे और पेमेंट भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही होगी। इसको है कि यार ई बिजनेस का मतलब ये है कि अगर मेरी एक आधी वेबसाइट भी हो गई ना तो मेरा, मैं अपने आप को ई बिजनेस कहूंगा? नहीं, ई बिजनेस का मतलब ये है कि तीनों चीजें, मेन चीजें, टेकिंग द ऑर्डर्स, डिलीवरिंग द ऑर्डर एंड एक्सेप्टिंग द पेमेंट यूजिंग द वेबसाइट। इवन वेरिफिकेशन भी सारे टेक्नोलॉजी के जरिए हो रही है, कोई भी चीज फिजिकल नहीं होती। और ट्रू मानो के अंदर तो डिलीवरी भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी के जरिए होती है। जैसे अमेजॉन ड्रोन के जरिए डिलीवरी करवाता है, आप देखिए फिजिकल कोई ऑर्डर नहीं जाता, ड्रोन के जरिए डिलीवरी हो रही है। तो ये एक्चुअल में ई बिजनेस है। ई बिजनेस के अंदर अगर आपने जरा बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर ई बिजनेस के अंदर अगर आपने पेमेंट गेटवेज नहीं रखे, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द पेमेंट, यू आर अनेबल टू एक्सेप्ट द पेमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। अब यहाँ पे लोग पता है क्या समझते हैं? यहाँ पे लोग समझते हैं कि सर ई कॉमर्स का जो मतलब है ना, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि भाईजान आपने जो है वो ई बिजनेस है। नहीं, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर एंड जो है वो सेंडिंग द पेमेंट टू द सप्लायर यूजिंग द वेबसाइट। अब यहाँ पे लोग ये समझते हैं अच्छा भाई हमने वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट नंबर दे दिया, बंदा अकाउंट नंबर जो है वो लिखेगा अपने मोबाइल में और पेमेंट भेज देगा। गलत। या जैस कैश या इजी कैश पैसा का जो नंबर दिया हुआ है उसके दिया हुआ है। वेबसाइट पे लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ वेबसाइट के जरिए पेमेंट करना। फॉर एग्जांपल फोकस पॉइंट की वेबसाइट के ऊपर पेमेंट है गेटवे इंटीग्रेट हुए हुए हैं। पेमेंट गेटवे बैंक की प्रोडक्ट को कहते हैं। वो आप बैंक से जो है वो पेमेंट गेटवे लेते हैं, वो जो है वो आप अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं।
उसको हम पेमेंट गेटवे कहते हैं। और वो जो पेमेंट गेटवे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोकस पॉइंट की वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड है, आप फोकस पॉइंट की वेबसाइट पर आकर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जाहिर सी बात है, आप फोकस पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, अपनी जो है वो बिलिंग एड्रेस लिख रहे हैं, आप अपना पूरा अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप फोकस पॉइंट को पे करते हैं। तो फोकस पॉइंट की वेबसाइट को इस्तेमाल करके और आप अपनी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके आपके बैंक से पैसा निकल के इलेक्ट्रॉनिकली फोकस पॉइंट के बैंक अकाउंट में आ रहा है। और इसी तरीके से फोकस पॉइंट भी अपनी वेबसाइट को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिकल वे के जरिए, वायर्स के जरिए पेमेंट जो है वो सप्लायर्स को यानी कि टीचर्स को दे रहे हैं। तो इसको असल मानों में ई कॉमर्स कहते हैं। ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स के बगैर हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब ये है कि पेमेंट की इंटीग्रेशंस आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसे है जो कि बिल्कुल एच टू एच जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जा रही है, विद वेरिफिकेशन, विद ईमेल्स एंड विद प्रूफ, विद एविडेंस, सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। तो ये ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये है कि ट्रेडिंग जो है वो पूरे अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई बिजनेस के अंदर इवन मार्केटिंग भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप समझ में आ रही है ना, यानी कि यू आर टारगेटिंग एवरी पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, और यहाँ पर आप लीड जनरेट करते हैं और फिर उनको आप ऑनलाइन ही रिप्लाई करते हैं, यानी कि फिजिकल का कॉन्सेप्ट बहुत कम से कम है। अब आते हैं एम कॉमर्स के ऊपर। एम कॉमर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग टू पे टू योर सप्लायर यूजिंग मोबाइल फोन, मोबाइल कॉमर्स, और आप जो है वो कार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, सर्च कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, मोबाइल के जरिए ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए ट्रैक कर रहे हैं, हर चीज जब मोबाइल के जरिए होती है ना, तो इसको हम एम कॉमर्स कहते हैं। और अब दुनिया जो है वो क्यू कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब कमाल ये नहीं है कि हर कंपनी जो है वो अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ले, कमाल ये नहीं है कि हर कंपनी जो है ना वो अपनी ऐप बना ले। अब ये थ्रेशोल्ड होती भी जा रही है। आपको मैंने इंटरनल एनालिसिस के अंदर बताया था ना कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम रिसोर्स होती भी जा रही है। अब कमाल ये है कि भाईजान आप कितना स्पीड से कंज्यूमर को पहुंचाते हो, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात होती है ना तो सब्र नहीं होता। आप देखिए, आपको सब्र होता है, आपको भी सब्र नहीं होता। फौरन से आपने जो है वो ऐप डाउनलोड करी और आपने लेक्चर आए, लेक्चर बफरिंग हो रही है, आपको 1 मिनट में सब्र नहीं हुआ, आपने प्ले स्टोर पे जाके लिख दिया, सब्र नहीं होता। जब आप फूड पांडा में ऑर्डर करते हैं, पिज्जा का आपने ऑर्डर करा और अब आपको सब्र ही नहीं हो रहा, आपने ब्रॉडवे से ऑफर किया या आपने कैलिफोर्निया का ऑर्डर, अब सब्र ही नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, तभी फूड पांडा क्या करता है कि आपको राइडर की भी मूवमेंट जो है वो बता रहा होता है, भले एनिमेटेड वे में बता रहा होता है, लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर बाकायदा राइडर के साथ एक कैमरा अटैच होगा, यू कैन ट्रैक योर राइडर ऑन अ रियल टाइम यूजिंग अ गूगल मैप। टेक्नोलॉजी है ना, आपको सब्र नहीं हो रहा, वो सब्र करने के लिए अब आपको सेटिस्फाई करेगा कि किस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्यू कॉमर्स का मतलब क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स। नाउ द कंपनी इज नॉट वर्किंग ऑन मेकिंग द परफेक्ट प्रोडक्ट। वो कहती है भाई एवरेज प्रोडक्ट बनाओ लेकिन बंदे को पहुंचा फौरन दो, इसलिए क्योंकि उसको सब्र नाम की चीजें नहीं है। और बंदा जितना जल्दी एवरेज प्रोडक्ट भी उसके बाद जल्दी रिसीव हो गया ना, ही विल गिव यू द बेस्ट feedback and he'll give you the 5 star. If you are for example receiving a best product but not on time, तो भाईजान आपकी प्रोडक्ट भी बेकार है। तो क्यू कॉमर्स के ऊपर, यानी कि क्यू कॉमर्स डिलीवरी के ऊपर काम करता है। तो क्यू कॉमर्स जो है बच्चा लोग डिलीवरी के ऊपर काम करता है, यानी कि डिलीवरी हमारी बेहतरीन होनी चाहिए। और एम कॉमर्स जो है वो मोबाइल कॉमर्स है। और ई बिजनेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, और ई कॉमर्स का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि पेमेंट इंटीग्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी है ऑफ द ई कॉमर्स। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए आपकी बुक के हिसाब से, वो है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आप सबको पता है कि क्या है, और इसके अंदर जो है वो हमारे काफी सारी चीजें निकलती हैं। सोशल नेटवर्किंग का मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। सोशल नेटवर्किंग से मुराद आपकी जो बुक में आपके दिया हुआ है उसके अंदर 3-4 चीजें समझाई गई है, उसको समझ लें तो कहानी आगे जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, सोशल नेटवर्किंग हमारे पास जो है ना वो 3-4 तरह से हम सोशल नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया से मुराद आपको पता ही है कि फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये सारे हमारे पास सोशल मीडिया। और अब उन मीडिया के ऊपर समझ लें इतनी आर्मी है, इतने लोग हैं, अब किन लोगों को आइडेंटिफाई करें, मेरी प्रोडक्ट किन लोगों के हिसाब से है, किस तरह कैटेगराइज करें, कितने लोगों को दिखाएं, किन लोगों को ना दिखाएं, ये सारा जो है वो सोशल नेटवर्किंग का पार्ट बनता है। और सोशल नेटवर्किंग का पार्ट बनने के बाद डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट बनता है। ये सब का सब डिजिटल मार्केटिंग है, और इसीलिए आपको नेविगेशन सिखाई जाती है। जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि मैंने ये कोर्स मल्टीपल कोर्सेज किए हैं तो मुझे अंदाजा है कि किस तरीके से आपको रूट बनाकर अपने राइट ऑडियंस को टारगेट करना होता है, किस तरीके से मतलब बेवकूफ बनाना होता है, ताकि इतनी आप एडवर्टाइजमेंट करके बम्बार्ड कर दें ताकि वो बंदा हिप्नोटिकली आपको पास हिप्नोटाइज हो जाए और आपके पास साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो जाए, लॉक्ड हो जाए इनटू बाइंग योर प्रोडक्ट। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी
सोशल नेटवर्किंग या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के जरिए आप राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फेसबुक एड्स हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आपको कंपेन चलानी है तो आपको फेसबुक एड्स के ऊपर कमांड होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली फेसबुक से रिलेटेड ही होती है। अगर आपको कंपेन चलानी है आपको फेसबुक के ऊपर कमांड होना चाहिए। फेसबुक एड्स एड रनर्स के जरिए एड्स सीखते हैं और आप उसके बाद अपनी एड्स को चला सकते हैं। तो फेसबुक एड्स जो है वो आपके पास जो फेसबुक जो एड्स हैं, फेसबुक पे अगर आपको एड्स चलानी है तो फेसबुक एड्स के जरिए आप जाएंगे। कभी अगर आप अपना अकाउंट खोला हुआ भी हो आपने, तो अगर आपको देखना भी हो कि फेसबुक एड्स का पेज कौन सा है, तो business.facebook.com, ये मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ, इस पे जाके आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो business.facebook.com आपका अकाउंट खुला हुआ होगा तो आप डायरेक्ट एड के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आप मल्टीपल एड्स जो है वो अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा कि फेसबुक पे ऐड चलती कैसे है। आपको पता है मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपको फ्री में कोर्स भी सीखना है, आप कहते हैं यार मैं किसी को पैसे नहीं देना चाहता हूँ, देने भी नहीं चाहिए, अगर आपको फ्री में सीखना है तो फेसबुक की अपना एक स्कूल है जिसके जरिए जिसमें वो अपनी कम्युनिटी को फ्री में सिखाता है। क्योंकि देखिए ना, फेसबुक ने क्या सोचा, फेसबुक ने सोचा भाई मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। मेरा बिजनेस मॉडल ये है कि मेरे पास जो है वो एडवर्टाइजर आएगा, एडवर्टाइज करेगा, वो कमाएगा, साथ में मुझे भी कमीशन देगा, है ना। सवाल ये है कि जब मेरे पास एडवर्टाइजर मेरे फेसबुक पर आया तो इसको कैसे पता चलेगा कि कमाना कैसे है। मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, तुम इस तरह करते करते कमाओ, जब तुम कमाओगे तो मैं कमाऊंगा। तो फेसबुक को ये बात समझ आई तो उसने अपना पूरा स्कूल क्रिएट कर दिया बाय द नेम ऑफ आई थिंक फेसबुक ब्लू कोर्स के नाम से, ब्लू प्रिंट या ब्लू कोर्स के नाम से आप सर्च करिएगा। वो पूरा आपको बताएगा कि हमारा फेसबुक चलता कैसे है, किस तरीके से हम एडवर्टाइज करते हैं। मतलब फेसबुक खुद बता रहे हैं, कंपनी खुद बता रही है। अब आप सोचे उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता ना, जो बंदे ने प्रोडक्ट बनाई उससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो business.facebook.com ये पहला इसका है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा ब्लू प्रिंट या ब्लू कोर्स के नाम से है उसका। आप पूरा उसका जो है वो जब करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो फेसबुक एड्स आप चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी जो है, जो आपके बुक के अंदर गिवन है, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली गूगल का है। अगर आप ये समझते हैं कि यार गूगल की वेब सर्चेस डेली के हिसाब से मिलियंस के अंदर है, और मैं ये चाहता हूं कि गूगल पे जो भी सर्च करें मेरा पेज जो है वो सबसे टॉप एंड रैंक का है, तो आपको SEO सीखना पड़ता है। और SEO जो आप सीखते हैं ना, वो आप गूगल एडसेंस या एडवर्ड्स, ये दो दिमाग में याद रखिएगा। गूगल जिस तरह फेसबुक का फेसबुक एड्स है ना, तो गूगल का गूगल एडसेंस एंड एडवर्ड्स। एडसेंस और गूगल का जो है एडवर्ड्स। अब इन दोनों में भी फर्क है। अब फर्क जो है वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आपका एडवर्ड्स होता है ना, ये जो एडवर्ड्स होता है ना, एडवर्ड्स जो है ना वो एडवर्टाइजर्स के लिए होता है, ठीक है। और जो एडसेंस है ना, वो पब्लिशर्स या आपके समझ लें कि जो वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। ये एडसेंस और एडवर्ड्स में फर्क है। एक गूगल एडमॉब भी होता है, वो मोबाइल के लिए, मोबाइल्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट्स और जो पेमेंट जो चल रही होती है, वो उसके लिए होता है। गूगल का ही है एडमॉब, ठीक है जी। के जरिए जो आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, और ऐप के जरिए जो अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, वो गूगल एड मॉब पे आते हैं, देखिए एडवर्टाइजमेंट्स ऑन मोबाइल विया ऐप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आपको जो है वो वक्तन ब वक्तन आप अगर इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास SEO हो गया, वेबसाइट्स इसके जरिए आपका गूगल के जरिए हो गया। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी बड़ा कॉमन है जो कि वेबसाइट बैनर्स हैं। और ये जो बैनर्स है ना बच्चा लोग, आपकी बुक के अंदर तो बहरहाल इन्होंने जो है वो वेबसाइट बैनर्स लिख दिया, लेकिन बैनर्स जो है ना वो आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। फेसबुक पे भी मिल जाएगा, बैनर एडवर्टीजमेंट करनी है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी वेबसाइट बैनर्स, बैनर्स का मतलब ये आपने जो है वो फुल फ्लैज ऊपर बैनर लगाकर भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। चूंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप एडवर्टीजमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड कर सकते हैं, जिसमें आप कस्टमर को भी तोड़ सकते हैं। कौन सा कस्टमर चाहिए, कौन सी एज चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए, कितने रेडियस पे चाहिए, कितने इंटरेस्ट वाला चाहिए। आपका जो है वो इसकी जो है वो सिर्फ उसी को दिखाना है जिसने आपके फेसबुक पेज को लाइक किया है, और उसको भी दिखाना है जो उसके
अलावा के जो पेजेस लाइक हैं, इसके अलावा आप टाइमिंग भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे मेरा ऐड दिखे, कितनी दफा दिखे एक बंदे को, फ्रीक्वेंसी भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से दिन में दिखे, कब कब तक दिखे, कब ऐड स्टार्ट हो, कब वो हो। तो जाहिर सी बात है, there are various advantages of marketing on social media as compared to the traditional marketing। आप बिलबोर्ड्स लगा देते थे या फ्लायर्स दे देते थे, उससे बहुत बेहतरीन, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट भी कम कर लेते हैं और आप अपने टारगेट ऑडियंस पे भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट जो है वो आपको टर्मिनोलॉजी जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए वो है ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स। ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स में फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है वो वीडियो के जरिए आप अपना मैसेज दे रहे होते हैं मेनली, और इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट बेस्ड अपना जो है वो, इसके अंदर आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेज दे रहे होते हैं। दोनों में फर्क है। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब इसके अंदर आपकी ग्राफिक्स आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो है वो बच्चा लोग ग्राफिक्स नहीं आ सकती, ग्राफिक्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मतलब इमेजेस भी आ सकती हैं, वीडियोस भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं आ सकती, पर वो टेक्स्ट बेस्ड होगा। मेनली यहाँ पर कंटेंट राइटर्स आते हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं। जो ब्लॉग्स होता है, जिसने जो है वो हालिया 8-10 सालों के अंदर पीक पकड़ी है, वो वीडियो कैमरा के जरिए जो है वो अपना मैसेज दे रहे होते हैं। इसके अंदर ज्यादातर एनिमेशंस का कमाल जो है वो ज्यादा होता है, और एनिमेशन के जरिए आप आगे बढ़ते हैं। दोनों इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक फॉलोवर्स होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और दोनों अपने अपने इन्फ्लुएंसर्स को, जो जो फॉलोवर्स होते हैं एक्चुअली, जो इनके फॉलोवर्स होते हैं वो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। यानी कि दोनों की जो राइटिंग होती है और दोनों को जो बनाने का तरीका है उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, और कंपनीज इनको हायर करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू गिव द रिव्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। आप अक्सर देखते होंगे सैमसंग, एप्पल की, आप कोई भी चीज एसईओ पे लिखते हैं और आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉग्स और नंबर ऑफ व्लॉग्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? वो कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं, कुछ जेन्युइनली लिख रहे होते हैं, और कुछ कंपनी के पेरोल के ऊपर होते हैं। उनको पता होता है कंपनी को कि यार ये ब्लॉगर है या ये ब्लॉगर है, इसकी रीच है, आप इसके जरिए कोई आर्टिकल लिखना और आप देखेंगे आपकी प्रोडक्ट जो है वो बूम आएगा। तो ये दोनों कॉर्पोरेट के पैनल्स पर होते हैं, और कॉर्पोरेट को हायर करती है, जिसमें हम देखते हैं कि बहरहाल जिस तरह यूट्यूबर्स को हायर किया जाता है, जिस तरह इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है, जिस तरह आपके जो है वो फेसबुक के ऊपर जो लोग होते हैं उनको हायर किया जाता है, इस तरह ये ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स को भी हायर किया जाता है। अब बात करते हैं सर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर। और अब जो है वो, अब हम बात करेंगे जो जो हमने चीजें पढ़ी, जो जो हमने डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़ी, इनका सेक्टोरियल वाइज क्या इम्पैक्ट है, और एक एक सेक्टर मैं आपको टच करूंगा और इंशाल्लाह उसको हम जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। तो सेक्टोरियल वाइज क्या इम्पैक्ट है, तो सबसे पहले सेक्टर जो है बच्चा लोग आपका जो है वो, जो एग्जामिनर ने टच किया है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। मैं ये समझता हूँ कि एग्जामिनर जो है वो टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से, यानी कि एक टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर पूरा सिनेरियो बनाकर भी, वैल्यू चेन एनालिसिस से कनेक्ट करके भी आपसे पूछ सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक टेक्सटाइल बेस देकर भी आपको जो है वो इसका जो है वो इसका टेक्नोलॉजिकल एंगल पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह काम आती है। अब टेक्सटाइल जो है ना बच्चा लोग, अगर आप, मेरे ख्याल से अगर आप आईकैप की वेबसाइट पर जाते होंगे तो आपको एक मैगजीन भी मिलेगा, जो कि इनके किस नाम से आता है वो भी मैं भूल गया हूँ। इनका एक मैगजीन मेरे ख्याल से पाक अकाउंटेंट के नाम से आता है। पाक अकाउंटेंट के नाम से अगर आप मैगजीन पढ़ेंगे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के ऊपर आर्टिकल्स लिखे, और जो आपको यहाँ पे जो मटेरियल दिया हुआ है वो भी वहीं से जो है वो लिया गया, उससे हेल्प ली गई है। इन्होंने पावर सेक्टर के ऊपर, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, मल्टीपल सेक्टर के ऊपर इन्होंने अपने आर्टिकल्स दिए पाक अकाउंटेंट के नाम से। मेरा ख्याल से पाक अकाउंटेंट है, लेकिन बहरहाल आप उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर की पूरी इन्होंने जो है ना वो एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, वो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्सटाइल बेस्ड क्या है। खुद पढ़ने की चीज है, सेल्फ स्टडी के ऊपर जाती है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर चीजा चीजा चीज कहते हैं ना, चीजा चीजा चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो, और आपको शायद अगर वहां ना जाना पड़े तो यहाँ पे समझ आ जाए कि टेक्सटाइल पे क्या चीजें होती है। देखिए टेक्सटाइल का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी क्लॉथ, और ये पूरी सप्लाई चेन है, पूरा वैल्यू चेन है, ठीक है। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत काम किया है। टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले तो इसमें आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी जो स्टिचिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को जो है वो ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं, लीड टाइम किस तरह से कम कर सकते हैं, कंज्यूमर की डिमांड किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर है तो किस तरीके से जो है वो आप अपनी कॉस्ट को कम करके, इवन एनर्जी कॉस्ट को कम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट की बड़ी अहमियत होती है, तो आप अपने सिस्टम्स को किस तरीके से इफिशियंट बना सकते हैं और सारा प्रोसेस ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। जो पूरी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरी सप्लाई चेन है उसको आप किस तरीके से जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं, खास तौर पे ऑटोमेशन ऑफ दी स्टिचिंग फैब्रिक्स, किस तरीके से स्टिचिंग या स्विंग इंडस्ट्री को जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इसमें दिमाग में रखिएगा कि जो टेक्सटाइल होता है इसके अंदर, मतलब आप स्टार्टिंग फ्रॉम, इसके अंदर बड़े
जो है ना वो होते हैं, जैसे डिजाइन भी इसका एक स्टेज है, पॉलिशिंग भी इसका एक स्टेज है, वीविंग भी इसका एक स्टेज है, स्पिनिंग भी इसका एक स्टेज है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे इसके जो है ना वो स्टेज है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम दी कपास यानी कि कॉटन से स्टार्ट करके आप एंड वैल्यू तक अगर आप अपनी पूरी शर्ट बना के दे देते, मैंने जैसे ये शर्ट पहनी नहीं है तो ये स्टार्ट हुआ होगा कॉटन से ना, जाहिर सी बात है कॉटन से, फिर कॉटन को आपने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आया होगा, उसके बाद जो है उसकी डिजाइन आया होगा, उसके बाद इसकी स्पिनिंग है, वीविंग है, उसके बाद कहीं जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये याद रखिएगा कि टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर डिजाइन भी है, कटिंग भी है, आपके अलावा मार्केट मेकिंग्स भी हैं, फिर उसके अलावा टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प करी, आप रिस्पॉन्स के ऊपर भी आपको हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी हेल्प करता है। और इसके अलावा आपको पता है कि यूजुअली कभी भी हम कोई गारमेंट्स लेते हैं या कभी भी हम कोई शर्ट लेते हैं तो इसके अंदर स्टिचिंग, इसके अंदर इसकी जो है वो डिजाइन, इसके अलावा जो है उसका फॉल, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लोकल क्वालिटी है, इंपोर्ट क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, और खास तौर पे आपका माल जो है वो मार्केट में जल्दी पहुंचे। तो ये सारे मतलब the technology has disrupted even the textile sector to the greater extent, and every इंडस्ट्रियल जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरीन से बेहतरीन करता था कि उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमारे में आ जाए, उसके प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो जो वो लेकर आ रहा है वो राइट टाइम पे राइट चीज में पहुंचा सकूं, और जो कंज्यूमर को चाहिए वो मैं उसको पहुंचा सकूं। तो ये दिमाग में रखिएगा। इवन टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड दीज टेक्सटाइल कंपनीज टू गिव बैक टू द सप्लायर, या पेमेंट करनी है सप्लायर को तो वो भी इसके जरिए आपकी ईडीआई के जरिए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के जरिए आप जो है वो अपने कस्टमर्स या सप्लाई चेन्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो आपको पैटर्न किस तरह डिजाइन करना है और फैब्रिक और गारमेंट स्टाइल्स वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए आप लोग कर रहे होते हैं। तो पेमेंट से लेकर, ऑर्डरिंग से लेकर, डिजाइन से लेकर, कटिंग से लेकर, स्पिनिंग, वीविंग, उसके बाद प्रोसेस ऑटोमेशन, स्टैंडर्डाइज कॉस्टिंग, सब में आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को हेल्प करती है उसके अंदर जो है वो कैड एक टेक्नोलॉजी आती है, इसको रिसर्च करेंगे बहुत और मिलेगा। कैम एक टेक्नोलॉजी आती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की जो मैनेजमेंट है जिसको हम एमएम कहते हैं कि मैनेजमेंट, जो भी आपके इक्विपमेंट्स है उनकी मैनेजमेंट, उसके अलावा जो है वो जी ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो बच्चा लोग दूसरी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है वो हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स वेयर का है, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनर ने आपको दिया है और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स वेयर की टेक्नोलॉजी, और इसने नाइकी की एग्जांपल उठाई है, एग्जांपल उठाकर उसने आपको बताया है। बल्कि अगर आप स्पोर्ट्स वेयर के अंदर अगर आप आजकल अपने इर्द गिर्द भी अगर फुटवेयर्स देखें, आप हाश पपीज को देख लें, हाश पपीज के अंदर कैट है, कैट को आप देख लें, इसके अलावा नाइकी को देख लें, बहुत सारे आपके जो जो आपके जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एडिडास को देख लें, आप इन तमाम जो भी फुटवेयर के अंदर इन्वॉल्व है, खास तौर पे जो आपके एथलेटिक वेयर्स हैं, जो एथलीट्स पहनते हैं, जो खिलाड़ी पहनते हैं ओलंपिक्स के अंदर, जो खास तौर पे ओलंपिक्स को ये लोग इसलिए ध्यान में रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि ओलंपिक्स सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, और इसके अंदर जितनी आपकी खून पसीना एक होता है, ये आप सबको पता है, तो इसके लिए लोग ट्रेनिंग भी करते हैं, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड दोनों जगह ट्रेनिंग्स होती है। तो खास तौर पे वो कंपनीज जो कि एथलेटिक वेयर्स क्रिएट करती हैं, एथलीट्स को टारगेट करती हैं, आप देखिए कि सब में टेक्नोलॉजी आ गई है, सब में इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाई है बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हॉश पपीज, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक जो है वो फुटवेयर इंट्रोड्यूस किया था, बड़ा जबरदस्त, और उसको मैंने इकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ भी कनेक्ट किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। स्पोर्ट्स वेयर के अंदर नाइकी पहला था जिसने ड्राई फिट टेक्नोलॉजी निकाली थी, DRIFIT, ड्राई फिट टेक्नोलॉजी उसने निकाली थी, और उसने डाटा की बेसिस के ऊपर निकाली थी, ठीक है जी। अभी आपके कोर्स के अंदर जो है वो बिग डाटा एनालिटिक्स है नहीं, अगर बिग डाटा एनालिटिक्स होता तो मैं आपको बताता कि नाइकी किस तरीके से उसने जो है वो आपकी ड्राई फिट टेक्नोलॉजी जो है वो डाटा की बेसिस के ऊपर निकाली थी। ड्राई फिट टेक्नोलॉजी जो है वो क्या थी? ड्राई फिट टेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि स्पोर्ट्समैन को या जो एथलीट्स होते हैं उनको कंफर्ट दिया जाए, क्योंकि उनके ट्रेनर्स हैं वो ये देखते हैं कि यार अगर हमारे पास हमारे जो खिलाड़ी हैं या हमारे जो बंदे हैं, अगर हम उनको कंफर्ट नहीं देंगे, इनके जो रनिंग है उनकी, या उनकी जो ट्रेनिंग अगर हमको कंफर्ट नहीं देंगे तो हमारी सक्सेस नहीं होगी। तो सक्सेस को डायरेक्टली लिंक किया गया
जो है वो कंफर्ट के साथ। अब कंफर्ट कौन देगा? कंफर्ट जाहिर सी बात है एक जूता देगा जो पाँव में उसने पहना हुआ है, और वो जो पाँव में जो जूता उसने जो पहना हुआ है वो कौन देगा? वो कंपनी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो शू निकाले जो कि तमाम किस्म के पसीने को या स्वेटिंग को जो है ना वो एब्सॉर्ब कर ले मोर देन एनी कॉटन प्रोडक्ट। ये ड्राई फिट पता है आपको सिर्फ जूतों में नहीं है, ये नॉर्मल वेयर्स के अंदर भी आ गया, यानी कि ड्राई फिट के जो है वो आपके पास शर्ट्स भी आने लगी, ड्राई फिट के आपके पास जो है वो शलवार कमीज भी आने लगी, और ड्राई फिट मोर देन एनी कॉटन जो है ना वो आपका पसीना जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और वो बॉडी को फ्रेश रखता है, आपके जो पूरी स्टेमिना है उसको भी एब्जॉर्ब रखता है। इसके अलावा सारा जो स्वेट है ना वो सारा बॉडी से अलग कर देता है। तो ये याद रखिएगा कि ड्राई फिट टेक्नोलॉजी चूंकि बहरहाल नाइकी ने निकाली पहली दफा, और उसको बहुत पसंद किया गया एथलीट्स के दरमियान में, एथलेटिक वेयर के तौर पे लोगों ने इस्तेमाल किया, और बाकायदा दूसरी कंपनियों ने इस्तेमाल किया। तो टेक्नोलॉजी मतलब उस जमाने में आप समझ लें कि ये मेरे ख्याल से 90s की बात चल रही है, उस जमाने में ड्राई फिट टेक्नोलॉजी का आना उसने तमाम नॉर्मल फुटवेयर को जो है ना वो साइड पे कर दिया। उसने कहा टेक्नोलॉजी चाहिए ना तो वही चाहिए। अब आप देखते हैं कि जूतों के अंदर इस तरह के कंफर्ट्स आ गए, पंप्स आ गए, पुश आ गए। इसके अलावा आपके अंदर जो पाँव के अंदर जो आपके जिसका जो सोल होता है वो सोल के अंदर भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको पुश एंड पंप का आपको पता नहीं चलता कि अगर आप कोई भाग रहे हैं या आप कोई रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाउ डेज द पीपल आर मच मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। तो वो हेल्थ के ऊपर देखना चाहते हैं कि यार, और आपको पता है इसका डायरेक्ट लिंक नी से भी होता है। अगर आप एक अच्छे महंगी क्वालिटी का अगर आप शू पहनते हैं ब्रांडेड कंपनी का, या आप नाइकी या हर्ष पीस या आप स्केचर्स की तरफ मूव करते हैं, तो उनका एक एक शू जो है वो 25-25 30-30 हजार रुपए का, इस सेंस में लोवेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी नी को भी जो है वो कंफर्ट देता है, आपके पाँव को भी कंफर्ट दे रहा है, आपको पता नहीं चलता कि यार आपने शू पहना हो। क्यों? बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। एक लीप टेक्नोलॉजी भी आई है फुटवेयर के अंदर। मुझे याद आ रहा है, मैंने उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ा था, आप इसको जरूर देखिएगा कि लीप टेक्नोलॉजी भी जो है इज वेरी मच कॉमन इन दी फुटवेयर सेक्टर। तो दूसरा सेक्टर जो है वो एग्जामिनर ने स्पोर्टवेयर कर लिया, और ये जबरदस्त किस्म का जो है वो सेक्टर, इसको भी लाजमी आप देखिएगा। तीसरा सेक्टर जो एग्जामिनर ने उठाया ना वो पावर सेक्टर उठाया, और पावर सेक्टर तो आप समझ लें कि पावर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का आना सबसे पहले तो सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो कि आपकी ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म कर देगी, यानी कि यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द नेशनल ग्रिड। और अगर गवर्नमेंट सोलर के ऊपर चली गई तो मतलब ऑयल की जरूरत ही जो है वो खत्म हो गई। पावर सेक्टर के ऊपर भी पाक अकाउंटेंट्स ने जो है वो, मैंने बताया आपको, उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल और रिसर्च बेस लिखा था, उसमें आप पढ़िएगा। और टेक्नोलॉजी ने पावर सेक्टर को देखिए कहाँ कहाँ हेल्प करी। आप समझ लें कि ट्रांसमिशन सिस्टम में, क्या आपकी बिजली जो है वो ट्रांसमिट किस तरीके से होगी, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी जो है वो टेक्नोलॉजी ने इस तरह हेल्प करी। सोलर एनर्जी तो समझ लेना कि डिस्ट्रप्टिव होगी ना, लेकिन इवन जो है वो करंट सिस्टम के अंदर भी टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प करी। और आप ये देखते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब आप टेक्नोलॉजी पे कर लेते हैं तो आपकी चोरी भी कम होती है, आपकी रिकवरी भी ज्यादा हो जाती है, और बंदे को एनर्जी भी जो है विदाउट एनी नॉर्मल लॉस, यानी कि जितनी बिजली जो है वो ग्रिड के अंदर जा रही है उतनी ही बिजली वहां तक पहुंचे। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि वोल्टेज कम करके और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसके जरिए पहुंचे, बिजली बीच में जाया ना हो, लॉस ना हो, और बिजली बीच में चोरी ना हो। ये सारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही जो है वो पॉसिबल है। लेट्स सी when Pakistan will be implementing the kind of a technology in the power sector to the greater extent, ये it is yet to see। लेकिन बहरहाल पावर सेक्टर जो है वो जिस वक्त ये सोलर पे चलाई है, जिस वक्त उसने टेक्नोलॉजी कर ली, तो जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जो जिनको हम आईपीपीएस कहते हैं, उनका फ्यूचर जो है वो डार्क है। यहाँ पर एग्जामिनर ने एक और वर्ड भी निकाला और वो है आईओटी। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बड़ी कमाल की चीज है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सारा पावर, यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सारा पावर उठाकर जो है ना वो कंज्यूमर के हाथ में दे देती है। देखिए मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बताता हूँ। स्मार्ट मीटर्स, आपके पाकिस्तान के अंदर कुछ एरिया के अंदर स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं जिसके जरिए आप खुद देख सकते हैं कि आपका यूजेज कितना है। आप अपना यूजेज खुद देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजली का बिल आया आपने बोला यार ये मैंने कितना इस्तेमाल कर लिया, नहीं, यूनिट्स गिर रहे हैं। इवन अब तो एप्स के अंदर भी, बाहर ममालिक के अंदर तो ऐप के अंदर यूजेज आ गया आपका, आप ऐप के अंदर देख लें कि आपका जो, क्योंकि जो मीटर्स लगे हुए हैं उनका वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है ऐप के जरिए, और आप देख सकते हैं आपने कितना बिजली का बिल रियल टाइम में, एसी चलाया तो कितना बिल आ रहा है, ताकि आप अपने यूजेज को मॉनिटर कर सके, और बिजली का बिल देके आपको अचानक से जो है वो आपकी हार्ट बीट ऊपर पहुंचे। दैट्स ऑल ही पॉसिबल जब आपका जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इनेबल्ड होता है। स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट फ्रिज।
IoT जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है, जिसमें नंबर 1 कंपनी टेलीनॉर जो है वो इस पर काम कर भी रही है, कर भी कुछ हद तक काम भी कर चुकी है। स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट ओवन, स्मार्ट वॉचेस, आपको पता है कि ये स्मार्ट चीजें क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने अभी अपने मुझे घर जाना है, मेरे घर में कोई नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दी कितने अंडे मेरे फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई मैसेज द फ्रिज, स्मार्ट फ्रिज, मैं मैसेज करूंगा फ्रिज को और मैं उससे पूछूंगा कि हाउ मेनी एग्स डू यू हैव, मैसेज द फ्रिज विल रिप्लाई टू मी, आई डू हैव ओनली 1 एग, आप जो है वो रास्ते में से एग लेते रहिएगा। दिस इज काइंड ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपकी स्मार्ट हो गई है चीजें। मैं अभी अपने जो है वो एसी को बोलूंगा घर पे कि यार तुम जो है वो टर्न ऑन हो जाना ऑटोमेटिकली एट 9:30, मेरी जब कमांड वहां पे चली जाएगी वो ऑटोमेटिकली 9:30 पे ऑन हो जाएगा, या मुझे टर्न ऑफ की अगर कमांड देनी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं वॉशिंग मशीन को, स्मार्ट वॉशिंग मशीन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स चूंकि उसके अंदर इनेबल्ड होगा, तो मैं अपने स्मार्ट जो है वो वॉशिंग मशीन को कह सकता हूँ कि भाई मेरे आने से जो है ना, मेरे आने से पहले आप जो है वो एक राउंड लगा दीजिएगा, ताकि एक फेरा लग जाएगा तो मेरा जो है वो जो मेरी जीन्स की पैंट है फॉर एग्जांपल वो वॉश हो जाएगी। तो वो मेरी अब जरूरत नहीं रही, मेरी ऐप जो है वो मेरा काम कर रही है। इसी तरीके से मैं एक और नाम भूल रहा हूँ, गूगल का एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट आया था बाय द नेम ऑफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट है। और मैंने आपको पिछली जो है उसके अंदर स्मार्ट डस्टबिन के बारे में भी बताया था अमेजोन की, लेकिन जो है वो गूगल का एक प्रोडक्ट है यार, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जेनी, यस जेनी, गूगल का प्रोडक्ट है जेनी। आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड है, आप कमरे में जाते हैं, आप कहते हैं टर्न ऑन द लाइट, खाली आप स्पीच के जरिए बोलते हैं वो लाइट्स टर्न ऑन हो जाती है। आप कहते हैं कि कर्टन्स को ऊपर कर दें, कर्टन्स ऊपर हो जाते हैं, कर्टन्स नीचे हो जाते हैं। आपके मोबाइल्स के अंदर आप बैठे बैठे यार मैं तमाम जो है वो स्टूडियो की लाइट्स बंद कर सकता हूँ, लेकिन ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कमांड दे रहा हूँ। आईओटी एक्चुअली होती है कि आप दूर है और आपने जो है वो कमांड फेंक दी अपने फ्रिज को, अपने वॉच को, अपनी सारी स्मार्ट चीजें जो है ना वो इनेबल्ड हो गई है। तो आईओटी का जिक्र आ गया तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन आईओटी जो है वो आपके एनर्जी बिल्स के ऊपर भी इस सेंस में काम आता है कि बहरहाल सारी चीजें कनेक्टेड है, एंड इट हैज एम्पावर्ड द कस्टमर टू इनेबल एंड टू ट्रैक एंड मॉनिटर देयर एनर्जी कंजम्पशन। तो ये दिमाग में रखिएगा। आपको याद हो स्मार्ट सन ग्लासेस, आपको मुझे याद पड़ रहा है फेसबुक ने अभी रेबिन के साथ मिलकर जो है वो एक किस्म का ग्लास बनाया है, सन ग्लास क्रिएट किया है, जहां पर उसने इस तरह किया है कि यार एक बंदा जो है वो अपनी एक बेहतरीन इमेज और बेहतरीन मूवमेंट को कैप्चर करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाता, इस सेंस में नहीं कर पाता, मोबाइल निकालेगा, कैमरा खोलेगा और फिर करेगा, कहानी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उसने इस रेबन कंपनी के साथ मिलकर फेसबुक ने क्या किया है कि स्मार्ट ग्लासेस निकाले हैं, और वो स्मार्ट ग्लासेस बंदा पहले का नॉर्मल व्यू की तरह, और यहाँ पे इसका बटन है और वो डबल क्लिक करेगा और पिक्चर जो है वो आपकी जो है वो कैप्चर हो जाएगी, यानी कि किसी को पता भी नहीं चल रहा। और आपने जो है वो वेरिएबल ऐसा पहना हुआ है जो कि कंप्लीटली सिंक्ड है आपके मोबाइल के साथ, और आपने जो है वो डबल क्लिक करा तो रिकॉर्ड हो गई, और वो रिकॉर्ड और जो कैप्चर जा रही है वो डायरेक्ट क्लाउड पे जा रही है। आप ये भी देखें कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और डायरेक्ट क्लाउड पे जा रही है। अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग थिंग। स्मार्ट कार का जो कॉन्सेप्ट है आप सोचें, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ना, स्मार्ट जो गाड़ियां आ रही हैं, यानी कि ड्राइवरलेस जो गाड़ियां आ रही हैं, वो भी एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और जो जो है वो हमने देखा कि उसके अंदर भी आईओटी का कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त और बड़े जबरदस्त तरीके से उसके अंदर इनेबल्ड है। तो ये कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले और पता चले कि कुछ कंटेंट हो लिखने के लिए, अदरवाइज आपके पास कुछ कंटेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि पावर सेक्टर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है, आपकी बुक में जो बताया। सबसे पहले तो लोड बैलेंसिंग के ऊपर आपको टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी पावर सेक्टर से अगर हम रिलेटेड बात करें। उसके बाद आपको लोड फ्लो एनालिसिस, यानी कि कितना लोड देना है, क्या करना है, किस तरीके से हमें लॉस को मैनेज करना है। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगी। जो फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर्स हैं फौरन अलर्ट आ जाएगा कि भाई ये फॉल्टी जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स है। उसके अलावा हमें जो मेंटेनेंस टीम को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो क्विकली असेंबल करने में हमें हेल्प करेगी। हमें फौरन टेक्नोलॉजी बता देगी कि अच्छा ये ट्रैक कर देगी कि अच्छा ये यहाँ पर जो है वो आपके जो टीम है और अलर्ट हो जाएगा और हमें क्विकली हेल्प करेगी असेंबल करने में।
तो असेंबलिंग के अंदर भी जो है वो हमें बड़ा हेल्प कर सकती है टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सिचवा आप यकीन करें, सिर्फ ये खुद पढ़ने का है, लेकिन मैंने कहा कि आपको बिल्कुल आसान कर दिया जाए और आपको सिचवाया जाए। चौथा सेक्टर जो आपके एग्जामिनर ने लिया है वो एजुकेशन। इस पे आपको बात करने की इसलिए आपको पता ऑलमोस्ट यू हैव ऑल द नॉलेज कि किस तरीके से फिजिकल क्लासरूम जो है वो इवोपरेट हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, और इसकी जगह ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं। इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम, कॉस्ट, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट, आपके बहुत सारे हिकअप्स जिंदगी के खत्म कर देता है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से डिस्टरप्ट हो रही है, यू ऑल नो मोर बेटर देन मी कि किस तरीके से जो है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई सवाल आया तो यू कैन राइट वेल। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्टर है वो हमारे पास आपके जो एग्जामिनर ने दिया है वो रिटेल और जो है वो आपका ई कॉमर्स का है। यार आप खुद सोचें कि कौन आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर तो 12 अभी भी शॉप्स ओन की जा रही हैं, रेंट्स हाई हैं, लेकिन यहाँ पर मॉल में जब हम जा रहे हैं, हम शॉपिंग से ज्यादा तफरी करने के लिए जाते हैं। हम मॉल में जा रहे हैं तो फूड कोर्ट में हम जा रहे हैं। और आज की तारीख में आपको पता है कि जितना फिजिकल हिट हो रहा है फ्रॉम दी ऑनलाइन शॉपिंग, ये कोई भी जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से पछाड़ रही है। आप जो रिटेल आउटलेट्स आपको नजर तो आ रहे होंगे, लेकिन उनके नंबर ऑफ आउटलेट्स कम हो गए। फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स हैं, अब आउटफिटर्स ने अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस पूरे उसमें कम कर दिए। इस तरीके से जो नाइकी है उसने कम कर दिए। कभी आप तो मेरे 2-3 महीने पहले ही मेरा जाना हुआ था यहाँ पर आपके फोरम पर। फोरम तो आप समझ लेना कि पूरा डेडलॉक, ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पे कोई था किसी जमाने में। अब पार्क टावर्स में जाए, आपको हर दूसरी आउटलेट के बाद अब पता चलेगा कि यार ये आउटलेट यहाँ पे थी और वी हैव टेम्परेरी क्लोज्ड, या अगर उसने वहां क्लोज नहीं की तो कहीं और उसने क्लोज कर दिया। यानी कि जिस तरीके से नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही थी, रिटेल के अंदर जीत ही नंबर ऑफ आउटलेट्स के ऊपर है। आप होलसेल तो कर नहीं रहे कि एक जगह बैठे हुए, या B2B बिजनेस है। रिटेल के अंदर चूंकि आप कंज्यूमर तक आप जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको कंज्यूमर तक जाने के लिए उसको आपको अपनी रीच बढ़ानी है। तो नंबर ऑफ आउटलेट के ऊपर ही रिटेल की जीत है। जब नंबर ऑफ आउटलेट ही खत्म हो गए तो जीत ही खत्म हो गई। तो अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी सारे इंटरमीडिएट्स को हटाकर ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प दिस सेक्टर, द रिटेल सेक्टर, टू द ग्रेटर एक्सटेंट। यार आप अपनी जो है वो सेल खुद करें। ऑल्दो इन पाकिस्तान द एम्फसाइज ऑन द फिजिकल इज इमेंस, बट आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आती तो बिल्कुल आराम आराम से है। जिस तरीके से आपको पता है ना कि एक टाइगर जो है वो आराम आराम से जो है वो उसको देख रहा होता है और उसके बाद अचानक से झपटा मारता है अपने शिकार को। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में बिल्कुल आराम आराम से मूव करती है, फिर अचानक से जो है वो मारती है। आपको याद हो IBM का जमाना, आपको याद हो नोकिया का जमाना, मतलब एक्सटिंग ना, नोवेयर नोवेयर। तो रिटेल सेक्टर के अंदर भी टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल, बिकॉज द कोविड-19 इन दिस पेंडेमिक हैज चेंज्ड द माइंड्स ऑफ ऑल। नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो आपको पता है कि पर व्यूअर के हिसाब से जो है वो मीडिया आपसे पैसे लेता है आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप एक जमाना था कि केबल के जरिए देखते थे, आज तो नेटफ्लिक्स है। मतलब पावर मुझे चाहिए ना, मैं रिवाइंड करूँ, मैं फॉरवर्ड करूँ, मैं आधी देखूँ, मैं पूरी देखूँ, मैं ना देखूँ, मैं कल देखूँ, मैं परसों देखूँ, मैं इसको सेव कर दूँ, मैं इसको शेयर कर, मेरी मर्जी। नेटफ्लिक्स हैज चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। पहले इंडिया और अब पाकिस्तान 1200 रुपए के अंदर आपको पूरा पावर दे रहे हैं। हु इज गोइंग टू, केबल ऑपरेटर का तो तबाह हो गया ना। और अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा, आने वाले वक्त में हो जाएगा। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी जिंदगी में 9 बजे बैठकर फिक्स खबरनामा देखा। मुझे पता है मुझे खबरनामा रिपीट पे मिल जाएगा, हर 1 घंटे के बाद रिपीट आएगा। नहीं भी मिलेगा, आई डू हैव ऑल द न्यूज़ एंड टॉक शोज ऑन माय यूट्यूब एंड आई डू हैव द पावर। मैं तो कभी एक जमाने में PTV में आता था तो हम 9 बजे बैठकर देखते थे, अब कौन देखता है। और एडवर्टाइजमेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शिफ्ट होकर आपको पता है सोशल मीडिया पे जा चुके हैं, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव। और आपको पता है मीडिया के क्या हालात है, कुछ डाउन साइजिंग पे है और कुछ जो है वो आपको जो पता है, आपको पता है कि मार्जिनल ऑपरेट कर रहे हैं। इट्स नॉट, दे आर नॉट कवरिंग आइदर देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरी मुश्किल हालात फॉर ऑल। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपके एग्जामिनर ने बात करी है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल तो यही है कि HBL ने अपना स्लोगन ही चेंज कर दिया। उसने कहा वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर है। तो HBL का तो स्लोगन आप देखें तो उसका है कि वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ बैंकिंग लाइसेंस। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, नॉट अ बैंकिंग कंपनी। वो कहते हैं हम टेक्नोलॉजी है भाई, हम टेक्नोलॉजी है विद अ बैंकिंग लाइसेंस। तो उनका तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग देयर अपडेट्स लाइक अ हेल, although they are facing the consumer response in a negative way, but every bank has got their iOS app, Android app, and they are, for example, आपको जो है वो फ्री के ऊपर जो है ना वो इतनी चीजें दे रहे हैं, बल्कि
स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर चेकबुक फिजिकल लेने के लिए आओगे तो महंगी है, ऑनलाइन करोगे तो फ्री है। मतलब अमेजिंग। वो कहना ऑनलाइन करो, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भाई ऑनलाइन हमको फ्री दे देंगे, लेकिन फिजिकल का कम से कम हम जो है वो फ्लो तो कम करें। हमें फ्लो इसलिए कम करना है क्योंकि वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज द ओनली बैंक इन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान करंटली राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन टाइम, जो कि मल्टीनेशनल बैंक है। और वो आप देखिएगा उसने अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी जो है वो स्पीड से कम कर दी, इसलिए क्योंकि फिक्स ओवरहेड्स कहां से बेयर करेंगे। और उन्होंने कह दिया टेक्नोलॉजी का हाउस, चेकबुक है, आपको इवन जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको कुछ और आपको पे ऑर्डर्स जो है वो बनवाना है, हर चीज टेक्नोलॉजी के जरिए। ट्रांसफर ट्रांसफर तो वो है, लेकिन अब तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट्स भी जो है वो थंब के जरिए ट्रांसफर करा दी। इवन आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐप के जरिए खोल सकते हैं। अलाइड बैंक ने तो यहाँ तक निकाल दिया था, थंब आपको ऐप के जरिए हम थंब ले लेंगे, आप टेंशन नहीं डालो। नादरा की अपनी वेरिफिकेशन अगर आपको करवानी है आप थंब के जरिए कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर आपका कोई एनआईसी एक्सपायर हो गया, बैंक के आप ऐप के जरिए करें। आउटस्टैंडिंग शिफ्ट टू द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज बैंक इज एट द एज ऑफ लूजिंग द ग्राउंड। भाई फिनटेक ने तो कमाल कर दिया ना। आप सोचें कि फिनटेक कहाँ खड़ा हुआ है, ये जैज कैश और इजी पैसा, दे आर दी प्रोडक्ट ऑफ एंड दे आर द कंपनी ऑफ दी, वन इज एक जैज की और एक जो है वो टेलीनॉर की। ये तो तामीर बैंक है उसके, ये इजी पैसा के पीछे तामीर बैंक है और जैज कैश के पीछे मोबिलिंग फाइनेंस बैंक है, एक ही ब्रांच है इनकी। लेकिन आप देखें कि ये जैज कैश और इजी पैसा विदाउट एनी वेरिफिकेशन, सिर्फ एनआईसी के ऊपर थंब वेरिफिकेशन के ऊपर इन्होंने अकाउंट खोल दिया और रिमोट एरियाज को जाकर टारगेट करा। मतलब आउटस्टैंडिंग। मतलब बैंक तो आप समझ लेना कि खुद भी टेक्नोलॉजी पर आ रहा है और उसको डर है कि भाई ये जैज कैश और इजी पैसा जो है वो इतना बड़ा होना ले जाए, तो किसी भी टाइम पे स्टेट बैंक इनको थोड़ी सी अप्रूवल दे देगा जैज कैश और इजी पैसा को, तो बैंक कहाँ खड़ा हुआ है। तो आपके जो ये जैज कैश और जो इजी पैसा है, यानी कि मैं इनको ये कह दूं, अगर मैं इनको फिनटेक है, आपके जो है वो ये जितने भी आपके फिनटेक हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो जैज कैश भी आ जाता है, आपका जो है वो इजी पैसा भी आ जाता है, ये सारे के सारे एक्चुअली मेन कॉम्पिटिटर्स बनते हुए जा रहे हैं ना बैंकिंग के। तो चूंकि अभी वॉल्यूम कम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैज डिस्ट्रप्टेड द बैंकिंग सेक्टर टू द ग्रेटर एक्सटेंट। उसके बाद आपके एग्जामिनर ने ऑटोमोबाइल के ऊपर बात करी। अब इसके ऊपर तो हम टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है कि जापानीज गाड़ियों को कंपेयर करें लोकल गाड़ियों से, हर चीज टेक्नोलॉजी, हर चीज आज जो है वो इजी टू स्टार्ट है, इको मोड है, इसके अलावा आपका क्रूज कंट्रोल इट सेल्फ टेक्नोलॉजी, और सबसे एक्सट्रीम तो सेल्फ सेल्फ आपकी जो है वो क्या कहते हैं ड्राइवरलेस गाड़ियां। जो आपकी जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं वो कहाँ खड़ी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो टेक्नोलॉजी ने आप समझना तीन तरह से। पहले इलेक्ट्रिकल आपकी जो है वो चार्जिंग वाली गाड़ियां आई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर राइड हेलिंग कंपनीज जो करीम और उबर आ गई, और इसके अलावा एयर लिफ्ट और स्वेल आ गया, और उसके बाद जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो टू द एक्सटेंड है ना कि टेक्नोलॉजी ने तो समझ ना ऑटोमोबाइल सेक्टर को पूरे तरीके से ही आपको चेंज करके दे दिया। और ट्रेडिशनल गाड़ियां, लोकल गाड़ियां कहाँ जा रही है, जापानीज ने आप देखिए 600 650 सीसी गाड़ियों को भी टेक्नोलॉजी के अंदर भर के रख दिया। तो आप ये सोचें कि आप जो है वो गाड़ी आपसे बातचीत कर रही है, आपकी ऐप के जरिए ऑपरेट कर रही है, आउटस्टैंडिंग ना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को तो बहरहाल टेक्नोलॉजी ने कर दिया। और इसके अलावा आपके एग्जामिनर ने ऑटोमोबाइल की एक जो है ना वो, एक तो इन्होंने मतलब प्रोडक्ट इटसेल्फ है, उसके अलावा ऑटोमोबाइल की ट्रेडिंग के ऊपर भी बात करी कि टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग को किस तरीके से वो किया। आप देखिए पहले आपको डीलर के पास जाना पड़ता था, गाड़ी रखवानी पड़ती थी, वो 6 दिन 8 दिन तक गाड़ी रखता था, बायर मिले ना मिले, सारी कहानी खत्म, हर चीज खत्म सर। तो फिर अब क्या आ गया, अब आप देखिए आपके पास वावा कार्स है, ठीक है जी, आपके पास वावा कार है। वावा कार आप क्या, आपको एप्स के ऊपर जो है वो आपने जो है वो सारी ऐप जो डिटेल्स वो देनी है, वो राइट कंज्यूमर मिलेगा। और आपको अगर खरीदना भी है तो भी वावा कार के जरिए कर सकते हैं, या कार फर्स्ट, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों ही जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिनको गाड़ियों का शौक है और जो इनसे डील कर चुके हैं नो कि वो किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो ये ऑनलाइन डाटाबेस के जरिए जो इनके पास क्यूरीज आती है, जिस तरह OLX में होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, इस तरह वावा कार और कार फर्स्ट टेक्नोलॉजी हैज विल बी एलिमिनेटिंग देयर ये फिजिकल आउटलेट्स जो है, ये सारे जो डीलर्स बैठे हैं ये सबको खत्म कर देगी आपकी जो है वो ऑटोमोबाइल की ट्रेडिंग। इसके अलावा एक और चीज जो एग्जामिनर ने आपको नहीं दी, मैं दे देता हूँ, रियल एस्टेट। आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी ने किस तरह काम किया है, इसकी सबसे बड़ी जीती जाती एग्जाम्पल हमारे पास जमीन.com। और आजकल मैं एक और नाम भी सुन रहा हूँ बाय द नेम ऑफ, मैं अगर गलत स्पेल ना करना हूँ, ग्राना.com। आपको बाय करना हो, आपको सेल करना हो, आपको इन्वेस्ट करना हो, आपको कुछ भी करना हो,
आप समझ रहे हैं बात? बाय करना हो, सेल करना हो, आपको इन्वेस्ट करना हो, आपको आपको प्लॉट चाहिए, आपको कमर्शियल चीज चाहिए, आपको रेजिडेंशियल चाहिए, आपको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, आपको ओपन प्लॉट चाहिए, मतलब आपको कोई भी और किसी भी स्क्वायर फीट का, किसी भी मरले का, किसी भी शहर में, आप समझ रहे हैं बात? आप अगर ऑथराइज्ड डीलर हैं तो भी और नहीं भी, सब चीजों में आपको Zameen.com और ये दो दो मुझे पता है, जो जो इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये है कि ये आपको फैसिलिटेट करेंगे और इनके पीछे फंडिंग में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इवन मैं तो बड़ा हैरान हुआ था एक जमाने में ये सुनकर के जो रिटेल, जो ये आपके एजेंट्स बैठे हुए होते हैं, जो ब्रोकर्स जिनको हम कहते हैं, जो फिजिकल जगह लेकर बैठे हुए हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा लिस्टिंग इन्हीं के ऊपर आती है ना यार। दे आर गेटिंग द बिजनेस फ्रॉम Zameen.com, दे डोंट हैव द वॉक इन कस्टमर्स। एक्सटेंट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको, आप सोचो ना, you have the images available, you have the videos available, you have the rent available, you can negotiate on something, you don't need to visit। आप देख कर ही अंदाजा लगाने, पहले हमें घूमना पड़ता था, 8-8 10-10 जगहों पे घूमना पड़ता था, और सबसे बड़ी बात एजेंट भी बाहर मांग रहे हैं, जब एक चीज अवेलेबल है तो हम क्यों वो करें। तो ये याद रखिएगा कि भाईजान, दीज आर दी अवेलेबल सेक्टर्स, और एग्जामिनर ने इसके ऊपर बात करी, मैंने डिटेल के ऊपर बात करी, आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसके ऊपर जरूर मिलेगी, और मजीद सेक्टर्स जो एग्जामिनर कहता है कि भाईजान तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने इसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बारे में पता होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, और इसके बारे में भी आपको लाजमी पता होना चाहिए। वो है इसमें सबसे पहला जो कि मैं समझता हूँ कि इसको कवर अप करना चाहिए, लेकिन उसने आप पे छोड़ा है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, ये आपने देखना है। इसके अलावा कोरियर सर्विस, ठीक है, कोरियर सर्विस में डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, आपको पता है, मैंने आपको क्यू कॉमर्स की बात करी, यहाँ पर जो है बच्चा लोग क्यू कॉमर्स आ जाएगा, और क्यू कॉमर्स में आपको पता है कि कोरियर सर्विस के अंदर इवन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो फूड डिलीवरी के अंदर फूड पांडा इज अ गुड। इसके अलावा स्पेसिफिकली उसने रेस्टोरेंट्स के ऊपर बात करी, ये कुछ इसने आपको सोचवाया है कि भाईजान इसके ऊपर जो है तुम लोगों ने खुद सोचना है कि टेक्नोलॉजी किस तरह इन इन एरियाज को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रही है और किस तरीके से कर सकती है। रेस्टोरेंट्स उसने कह दिया, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी कह दी जिसमें आपको फूड पांडा बता दिया। इसके अलावा पब्लिशिंग उसने बताया कि पब्लिशिंग हाउस जो है वो किस तरीके से, या आपने सोचना है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन सेक्टर को रिमूव कर रही है। एक एरिया एग्जामिनर ने लिखा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो है ट्रेवल, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो कोविड ने, आपको पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री दोनों को हिट किया है। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी इन दोनों एरियाज को किस तरीके से बूस्ट कर सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री और एक एयरलाइन इंडस्ट्री, तो इन एरियाज को जो है बच्चा लोग आपने मद्देनजर रखना है। ये पूरा चैप्टर नंबर 5 जो है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इवन मेरा ख्याल से बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक रिकमेंडेड जरूर है, इनकरेज में जरूर कर रहा हूँ कि पढ़िएगा, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में देखना चाह रहे हो तो मैंने इसके अंदर सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।